तो अपन ने कहाँ तक पढ़ा था यार? वो अपन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे, राइट? वी वर स्टडिंग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना? तो इसमें आई होप जितनी स्टेप्स अपन ने पढ़ी थी उस तक किसी को डाउट नहीं होगा, है ना? तो मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। अपन ने शायद स्टेप 9 तक लिख लिया था, है ना? स्टेप 9 तक अपन ने, 9वीं स्टेप अपन ने लिखी थी। और 9वीं स्टेप थी, एक सेकेंड रुको, 9th स्टेप क्या थी? कोई बोल के बता दो तुम लोगों में से। सर 5 एबी एड ओ एक इन सेकेंड आदित्य, आर। एक सेकेंड। हाँ आदित्य बोलो। सर अपन ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड करके इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करा था। हाँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड करके इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करा था। तो इक्वेशन क्या आ गई थी? सर ए 5 एफी डाई पॉजिटिव 5 Fe डाई पॉजिटिव। प्लस हाँ 5 इलेक्ट्रॉन हाँ प्लस 8 एच पॉजिटिव हाँ प्लस MnO4 नेगेटिव हाँ gives 5 एफी ट्राई पॉजिटिव हाँ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन हाँ। Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4H2O। Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4H2O, राइट? यस सर। हाँ, तो इस इसमें हमने ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर दिए थे, है ना? तो यस सर। स्टेप 9 तक अपन ने ये इक्वेशन लिख ली थी, है ना? अब अपन को स्टेप 10 तक लिखना है, राइट? स्टेप 10 से लिखना है। सही कह रहा हूँ ना मैं? स्टेप 10 से लिखना है, यस सर। है ना? तो स्टेप 10 में देखो, यहाँ तक स्टेप 9 तक किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। किसी को भी किसी स्टेप में अगर कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है वो। मैं 15 सेकंड का पॉज लिए हुए हूँ। अच्छा चलो ठीक है। तो आई होप सबको ये 9th स्टेप तक पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना? तो अब देखो, तो ये इक्वेशन जो है, जो 9th स्टेप में जो इक्वेशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये इक्वेशन एक पूर्णतः बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। अब बस इसमें हमको लास्ट जो काम करना होता है वो क्या करना होता है कि ये जो जितना भी हमने रायता फैलाया है इसे समेटना होता है ना? इसका क्या मतलब है कि एक्चुअल में जो आपको क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई थी वो थी Fe। जो आपको क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई थी, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, वो थी FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस Camino4 gives Fe2SO4 3 प्लस Manso4 प्लस H2O प्लस K2SO4, है ना? क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो तो स्टार्टिंग में आपको ये रिएक्शन दी हुई थी जिसको बैलेंस करने के लिए कहा गया था, राइट? इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कहा गया था, है ना? तो हमने रायता फैलाया कैसा कि हमने उन आयंस को इग्नोर कर दिया था जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि सल्फेट। फिर जैसे कि H+ को हमने इग्नोर कर दिया था, पोटेशियम को इग्नोर किया था, है ना? तो इस तरह से हमने काफी सारे आयंस को इग्नोर किया था स्टार्टिंग में, स्टेप 1 में या स्टेप 2 में। उसके बाद हम जो है केवल उन आयंस में खेल रहे थे जिन आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में चेंज हो रहा था। ठीक है। तो उस हिसाब से हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। तो ये जो स्टेप 9 तक जो इक्वेशन आई, इसको हम बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना? ये बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक आयोनिक इक्वेशन है और कंप्लीटली बैलेंस्ड है ना? सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस्ड, एक सेकेंड, बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन, राइट? लेकिन अभी दिक्कत ये है कि आपको इक्वेशन आयोनिक फॉर्म में तो दी नहीं थी क्वेश्चन में, है ना? क्वेश्चन ने तो आपको इस फॉर्म में दी थी।
है ना। ये तो आपने अपनी मनमर्जी से आपने टेम्परेरीली ये जो आयंस हैं जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे सल्फेट हो गया, ये आयंस आपने टेम्परेरीली मतलब कुछ देर के लिए अपनी सुविधा के लिए हटा दिए थे। तो बाद में हमको ऐड तो करना पड़ेगा इन्हें, है ना, क्योंकि जो हमें फाइनल हमें जब बैलेंस करने का बोला गया है, तो बैलेंस करने का मतलब क्या होता है कि आपको जो अधिकार है वो केवल ये कोएफिशिएंट से छेड़छाड़ करने का है ना। बैलेंस करने का ये मतलब होता है कि जो कोएफिशिएंट्स आएंगे ए बी सी डी, इनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बट यू आर नॉट सपोज टू मैनिपुलेट विद द स्पीशीज। ठीक है, तो हमने जो टेम्परेरीली जो उनको मैनिपुलेट किया था, अब उसको हम सही करते हैं लास्ट स्टेप में। तो देखो अब उसको सही कैसे किया जाता है। तो ये अपनी यहाँ तक जब हमारी ये कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, अब बस हमको इसमें इतना करना होता है लास्ट स्टेप में कि जो भी आपका जो भी आयन, ध्यान से सुनना भी लाइन, जो भी आयन ओरिजिनल रिएक्शन में जिस स्पीशीज से जुड़ा था, है ना, उस आयन को वापस उस स्पीशीज से जोड़ दो। ठीक है, मतलब आप ओरिजिनल इक्वेशन देखो क्या थी, उसको लिख लो, उसके नीचे आप अपनी बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन लिख लो, और बस ओरिजिनल इक्वेशन में देखते जाओ कि कौन सा आयन मिसिंग है, और उस आयन को बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन में जोड़ते जाओ। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेना है ना, फिर लिखना बाद में, क्योंकि उससे ऊपर नीचे हो जाएगा नहीं तो ये देखो, ये हमने ओरिजिनल इक्वेशन लिख दी, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज ओरिजिनल इक्वेशन जो कि सवाल में दी हुई है, ओरिजिनल इक्वेशन, है ना, ये वाली। और हमारी जो बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन आई वो ये है, तो इसको भी हम दोबारा लिख लेते हैं। देखो 5Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस प्लस मनोफोर माइनस गिव्स 5Fe3 प्लस प्लस मन2 प्लस प्लस 4H2O, राइट। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, 8 लिखा हुआ है ना। तो ये हमारी बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन है। ठीक है, अब बस इसमें देखते जाओ, यहाँ पे लास्ट स्टेप तो क्या होता है, बस कंबाइन करने का होता है। तो Fe+2 के साथ सल्फेट आयन जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर सल्फेट आयन जोड़ दो। ठीक है, तो आप सल्फेट आयन यहाँ पे जोड़ोगे तो 5 सल्फेट हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। देखो, और हमको साथ में इक्वेशन भी बैलेंस रखना है, ध्यान देना। 5 Fe+2 से 5 सल्फेट कंबाइन होंगे, है ना, तभी 5 FeSO4 बनेगा। तो 5 Fe+2 के लिए 5 सल्फेट रखने पड़ेंगे। तो 5 सल्फेट जब इस तरफ रखोगे, तो 5 सल्फेट हमको इस तरफ भी ऐड करने पड़ेंगे बैलेंस्ड रखने के लिए इक्वेशन को, है ना। तो ये हमने दोनों तरफ 5-5 सल्फेट ऐड कर दिए। अब देखो H+, है ना, 8H+, यहाँ से क्या बनने, H+ किससे कंबाइन होता है, सल्फेट से, और क्या बनाता है, H2SO4। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन मिलके एक सल्फेट से कंबाइन होते हैं, है ना, ध्यान देना, सब्सक्रिप्ट्स पे ध्यान दो। 2 हाइड्रोजन मिलके एक SO4 से कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 8H+ के लिए कितने SO4 लगेंगे, 8H+ के लिए लगेंगे 4 SO4 2-। ठीक है, इनसे इनसे क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो जब आप इधर 4 SO4 2- ऐड कर रहे हो, तो इधर भी 4 SO4 2- ऐड करोगे, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड रहे, है ना। और आगे बढ़ते हैं, पोटेश कमीनोफोर, है ना, तो एक MnO4 एक पोटेशियम से जुड़ा हुआ है, तो एक MnO4- के लिए आपको एक पोटेशियम सामने रखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में एक पोटेशियम रखोगे तो राइट साइड में भी एक पोटेशियम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, बस तो ये हमने पूरी सेटिंग कर ली। अब बस इसको फाइनल इसमें मैनिपुलेशंस कर देते हैं जो जो जरूरी है। तो देखो, ये जो है ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, 5FeSO4, है ना। ये हमारी फाइनल रिएक्शन लिखने की कगार पर है। 5FeSO4, तो ये FeSO4 पहला रिएजेंट मैच हो गया। दूसरा 8H+ 4 सल्फेट से कंबाइन होके
8H+ जो है वो 4 सल्फेट से कंबाइन होके क्या बनाएंगे, 4H2SO4, है ना, 4H2SO4। तो ये H2SO4 मैच हो गया, ठीक है। एक MnO4- एक पोटेशियम से कंबाइन होके क्या बनाएगा, एक कमीनो4, एक कमीनो4, ठीक है। अब इस तरफ ध्यान दो, तो इस तरफ देखो, अपन को आयरन और सल्फेट का क्या रेशियो रखना है इस कंपाउंड में, हमको रखना है 2:3 का रेशियो, ठीक है। और यहाँ पर आपको किसका रेशियो दिया है, 1:1 का रेशियो, है ना। तो अब देखो इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे दो आयरन के लिए, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, है ना, एकदम लॉजिकल चीज है। दो आयरन के लिए आपको 3 सल्फेट चाहिए, है ना। तो 2:3 का रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 आयरन के लिए आपको कितने सल्फेट चाहिए होंगे, 7.5, है ना। ये कुछ नहीं है, ये रेशियो एंड प्रपोर्शन है। इसको मैं थोड़ा अगले पेज पे समझा देता हूँ, हो सकता है सबको समझ में ना आ रहा हो। देखो बात ये हो रही है कि आयरन Fe+3 और सल्फेट, है ना। हमने यहाँ पर देखा कि फेरिक सल्फेट कंपाउंड में 2 आयरन पर 3 सल्फेट की जरूरत होती है ना। 2 आयरन पर 3 सल्फेट की जरूरत होती है। तो भैया 5 आयरन पर, एक्चुअल में तो 5 आयरन है हमारे सामने, तो 5 आयरन पर कितने सल्फेट की जरूरत होगी, ध्यान दीजिएगा। 5 आयरन पर मान लो X सल्फेट की जरूरत है, तो इसका निकालो रेशियो, है ना। 2/5 = 3/x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 3/2 मतलब 7.5, ठीक है। इसका मतलब 5 फेरिक के लिए आपको 7.5 सल्फेट की रिक्वायरमेंट है ना। तो अब क्या होता है कि 5 तो ये हो जाते हैं, है ना, और 2.5 सल्फेट अपन यहां से ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 है, इस 4 को हम ब्रेक करके लिख देंगे, कैसे, 2.5 प्लस 1.5, है ना। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल 7.5 सल्फेट की रिक्वायरमेंट थी, इसका मतलब हमें 2.5 सल्फेट और चाहिए। तो ये जो 4 है इसको हमने 2.5 + 1.5 के फॉर्म में ब्रेक करके लिख दिया, है ना। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो 5 और ये जो 2.5 सल्फेट है, ये मिला के 7.5 सल्फेट को हम Fe+3 के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनका इनका कैसे हिसाब होगा, देखो ये ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है क्योंकि, तो हम ये बात कर रहे हैं कि 5 Fe+3 को हमको कितने 7.5 सल्फेट से कंबाइन करना है, और हमको बनाना क्या है, कंपाउंड क्या बनाना है, Fe2SO4 3, राइट। तो हमें जो कंपाउंड है वो बनाना था Fe2SO4 3, है ना। तो देखो अब हम इसको यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 5 फेरिक के लिए Fe2SO4 3 के सामने क्या कोएफिशिएंट आ जाएगा, Fe2SO4 3। तो ये 5/2 आएगा ना कोएफिशिएंट सामने, क्योंकि 5/2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने फेरिक आ जाएंगे, 5, है ना। तो 5/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फेरिक फेरिक 5 हो जाएंगे, और सल्फेट भी देख लो कितने हो जाएंगे, 5/2 × 3, तो 5/2 × 3 मतलब वही 7.5, है ना। तो ये देखो सल्फेट भी 7.5 हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया है क्या, कि जो हमने कोएफिशिएंट लगाया है 5/2 वो सही है। तो ये हमारा Fe2SO4 3 के सामने बैलेंस्ड कोएफिशिएंट आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इन सबको कंबाइन करके, किन सबको, ध्यान से देखिएगा, इस सबको कंबाइन करके जो हमारा फाइनल कंपाउंड विथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जनरेट होगा वो होगा 5/2 Fe2SO4 3। आई होप इसमें कोनो समस्या नहीं है किसी को, नहीं है।
ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ध्यान से देखना, है ना। और क्या क्या बचा है हमारे पास बचा है 1.5 सल्फेट, है ना, जो हमें आगे बचे हुए स्पीशीज से हम कंबाइन करेंगे। तो 1.5 सल्फेट कैसे कंबाइन करेंगे, अगले रिएक्टेंट पे आओ। अगला रिएक्टेंट क्या है, Mn2+। तो एक Mn2+ किससे कंबाइन होता है, एक सल्फेट से। ठीक है, तो अगेन ये जो 1.5 है इसको हम 1 + 0.5 में स्प्लिट करके लिख देंगे, है ना। फिर 1 सल्फेट को हम Mn+2 से कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 1.5 है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 1.5 है 1.5, इसको मैंने 1 + 0.5 इस तरह से स्प्लिट करके लिख दिया। और ये जो 1 है, एक सल्फेट है, इसको फिर अपन Mn+2 से कंबाइन कर देंगे। ठीक है, इस Mn+2 को हम ये एक सल्फेट से कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा 1SO4, है ना। 1SO4 बन गया, ये कंपाउंड वेरीफाई हो गया। अगले रिएक्टेंट पे आओ। अगला क्या है अपने पास, 4H2O, है ना। तो H2O तो अपने आप में कंपाउंड है, तो इसको आप ऐसे के ऐसे ही H2O, यहाँ पर भी H2O है, यहाँ पर भी H2O है, तो इसको तो सीधे के सीधे ऐसे ही कॉपी कर दो, +4H2O, राइट। H2O वेरीफाई हो गया। अब देखो अगला कंपाउंड क्या है, K2SO4, जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन में दिया है ना। और हमारे पास फाइनली क्या क्या बच रहा है, एक पोटेशियम और 0.5 सल्फेट। ठीक है, तो एक पोटेशियम और आधे सल्फेट से हमको क्या बनाना है, K2SO4। तो इसको अपन रफ वर्क कर लेते हैं इसका। एक पोटेशियम, है ना, एक पोटेशियम और आधे सल्फेट से आपको बनाना है K2SO4। तो भैया इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, मतलब ए की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो देख के समझ में आ रहा है, ए की वैल्यू हाफ आएगी, है ना। जैसे ही आप यहाँ पर ए की जगह पे हाफ रखोगे, तो हाफ इंटू 2 1, तो एक पोटेशियम, पोटेशियम वेरीफाई हो गया। सल्फेट, सल्फेट के सामने हाफ लगा हुआ है, हाफ सल्फेट, सल्फेट वेरीफाई हो गया, है ना। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि K2SO4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, हाफ। तो बस ये लास्ट अपन ने हिसाब किताब कर दिया क्या, कि ये जो 0.5 सल्फेट है, ये बचे हुए एक पोटेशियम से कंबाइन होके क्या बनाएगा, हाफ, हाफ या फिर 0.5 K2SO4। ठीक है, तो ये हमारी हुई फाइनल कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन, है ना। अब इसमें लास्ट ये ऑप्शनल एक स्टेप ये रहती है, अगर करना चाहो तो, कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, अगर डिनोमिनेटर में अगर कुछ नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बाय 2 आ रहा है, 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी जब आप 0.5 को 1/2 लिखोगे तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो किसी को अगर वो जो 2 है डिनोमिनेटर में जो आ रहा है, वो अगर किसी की आंखों में बहुत खटक रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा देखने में, तो उस स्थिति में आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ताकि उसका जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो स्टेप ऑप्शनल रहती है। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि अभी भी ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है, राइट। तो ये इसमें स्टेप 10 था। अब स्टेप 10 के उसमें लैंग्वेज में ये लिख लेना कि जो बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन ऑब्टेन होती है स्टेप 9 से, है ना, उसको हम कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन, है ना। तो इसको अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो मैंने बोला, द बैलेंस्ड ionic equation is completed with the help of original equation, है ना। the balanced ionic equation is completed with the help of original equation। ठीक है, तो ये ओरिजिनल इक्वेशन की हम हेल्प से हमने बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया है ना, टू ऑब्टेन द फाइनल इक्वेशन। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई है। इसको भी लिख लेते हैं आगे। in order to obtain
in order to obtain final equation. ठीक है, और ठीक है, बस इतना पॉइंट ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इक्वेशन, है ना। तो ये तीनों ये दोनों स्टेप्स लिख, अब स्टेप 10 लिख लो पूरा। ठीक है, ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है जो पिंक कलर से दिख रही है आपको, और इसको हम चाहें तो 2 से भी मल्टीप्लाई फाइनली कर सकते हैं इस पूरी, एक सेकेंड, हाँ वैष्णवी एक सेकेंड, इस पूरी इक्वेशन को हम एंड में अगर चाहें तो, यहाँ पर मेरे पास जगह कम हो रही है बोर्ड पे, है ना, तुम लोग अच्छे से लिख लेना इसको। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 2 से मल्टीप्लाई करना क्या है, ब्रैकेट में लिख लेना ऑप्शनल। ठीक है, तो इतना पूरा लिख लो अब आप लोग। हाँ तो बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्योंकि वैष्णवी कह रही है कि उसे आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो एक बार बाकी लोग भी अपना अपने विचार व्यक्त करें इस परेशानी के संबंध में। आ रही है ना? तो वैष्णवी एक बार तुम चाहो तो बंद करके चालू करके देखो। ठीक है, हो सकता है बीच बीच में कम आए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। तो जहां जहां पे आपको लगे कि आपकी जो आवाज है वो स्किप हो गई है, उसको जब मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा तो उसमें देख लेना फिर, है ना, जहां जहां पे जरूरत लग रही है। तो इसको नोट कर लो, ये लास्ट स्टेप थी। सभी लोग ध्यान से देख ले, लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम फाइनल जिन स्पीशीज को हमने स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया था उनको हम फाइनल स्टेप में ऐड करते हैं, है ना। तो ये स्टेप थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कितना ऐड करना है और कैसे ऐड करना है, और ऐड करके फाइनली कंपाउंड को लिखना कैसे है। तो इससे रिलेटेड जो रफ वर्क है वो मैंने यहाँ पर किया भी है। कुछ लोग अगर चाहें तो समझने के लिए वो ये भी कॉपी कर सकते हैं। तो अब मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, तुम लोग देख लो आराम से सारी स्टेप एक बार। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे जो फुल स्टॉप है इसको हटा देना, इसको हटा देना या इसको कॉमा कर देना, कॉमा। ठीक है, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है फिर इसमें, है ना, जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन किया। तो अब मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ।
जितनी भी हमने स्टेप्स लिखी उसको मैं सिंपल भाषा में समराइज कर देता हूँ हमने किया क्या है। तो देखो आपको ध्यान से सुनना सभी लोग, आपको ओरिजिनल इक्वेशन दी होती है ना? तो उस ओरिजिनल इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम फालतू आयंस को इग्नोर करते हैं और यूजफुल आयंस को सामने लेके आते हैं, है ना? यूजफुल आयंस पे हम पहले फोकस करते हैं कि यूजफुल आयन कौन कौन से हैं। यूजफुल वर्ड का क्या मतलब है? वो आयंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज। ठीक है, वो आयंस यूजफुल है, बाकी सब हमारे लिए अनयूजफुल होते हैं, तो टेम्पररी हम इनको क्या कर देते हैं, इग्नोर। ठीक है, तो जो यूजफुल आयंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, अब ऑक्सीडेशन नंबर दो टाइप से चेंज होता है, एक का बढ़ता है दूसरे का कम होता है, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब इससे हमें दो पार्ट्स मिल जाते हैं, ऑक्सीडेशन पार्ट एंड रिडक्शन पार्ट। तो इन दोनों की रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, सेपरेट। ठीक है, इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, अलग अलग हमने दो कॉलम बना लिए, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन अलग और रिडक्शन की अलग। उसके बाद अब हम इन दोनों को इंडिविजुअल बैलेंसिंग करते हैं, है ना? जो थर्ड स्टेप होती है वो क्या होती है, इंडिविजुअल बैलेंसिंग। इंडिविजुअल बैलेंसिंग वो दोनों तरीके से की जाती है, कैसे कैसे? पहले तो वो एटम वाइज बैलेंसिंग की जाती है, एटम वाइज, और फिर उसके बाद वो चार्ज वाइज भी बैलेंस की जाती है। तो जब इंडिविजुअल बैलेंसिंग हम करते हैं, पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो एटम वाइज बैलेंसिंग में क्या क्या होता है? एटम वाइज बैलेंसिंग में जो हमने स्टेप्स लिखे थे, सबसे पहले नॉन ऑक्सीजन, गूदागादी मत करो भाई स्क्रीन पे, नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन एटम को पहले बैलेंस किया जाता है ना? सबसे पहले नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन एटम को बैलेंस किया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है किसकी सहायता से, वाटर की। और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है किसकी सहायता से, H+ की। ठीक है, तो जब ये तीन स्टेप हम एग्जीक्यूट कर देते हैं तो इसका मतलब वो रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस हो जाती है ना? दोनों साइड जो एटम्स हैं वो सेम है। फिर अगली स्टेप आती है उसमें चार्ज वाइज बैलेंसिंग। तो चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, उसका तो एक ही तरीका है, विथ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसका भी हिसाब हिसाब किताब वही है कि आप टोटल पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड काउंट कर लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में काउंट कर लो, डिफरेंस देख लो कितना है दोनों साइड, और जितना भी डिफरेंस है, जिस साइड ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उस साइड डिफरेंस के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लो। ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ लिख देते हैं, तो इक्वेशन चार्ज वाइज बैलेंस हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एरो के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और रिडक्शन रिएक्शन में एरो के राइट साइड में, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एरो के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और रिडक्शन रिएक्शन में एरो के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमेशा। तो इस स्टेप के बाद आपकी जो दोनों रिएक्शंस हैं, इंडिविजुअल रिएक्शंस, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है ना? दोनों ही एस्पेक्ट्स पे, एटम वाइज और चार्ज वाइज। तो बस अब बैलेंसिंग का काम तो खत्म हो गया, है ना? अब हमें लास्ट क्या करना पड़ता है, वही कि जो हमने रायता फैलाया उसको समेटने का। तो उसके लिए हमें एक बात क्या पकड़ के चलनी होती है कि हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो उस फॉर्म में दिखना चाहिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन ने आपको दी थी। तो क्वेश्चन ने आपको रिएक्शन किस फॉर्म में दी हुई होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो दिखते नहीं है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते हैं, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को करना पड़ेगा कैंसिल। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने का सिंपल तरीका, दोनों तरफ दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स को आप बराबर कर दो, है ना? मैथमेटिकल तरीका है बराबर करने का, और बराबर करने के बाद दोनों इक्वेशंस को क्या करो, ऐड कर दो, प्लस कर दो दोनों को। तो जब दोनों इक्वेशंस को प्लस करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप ऑलरेडी सेम कर चुके थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, दोनों साइड से कैंसिल आउट, है ना? जैसा कि यहाँ पे हो रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो बस ये एक एक पार्ट अपन ने खत्म कर लिया, क्या कि हमने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया क्योंकि वो ओरिजिनल इक्वेशन में दिख नहीं रहे थे, जो इक्वेशन क्वेश्चन में प्रिंटेड है। फिर लास्ट स्टेप क्या होती है कि आप उन आयंस को जोड़ दो जो आपने इग्नोर कर दिए थे, है ना? ऐड इग्नोर्ड आयंस।
जिन आयंस को आपने फर्स्ट सेकंड स्टेप में इग्नोर कर दिया था उनको आप फाइनली जोड़ दें। तो बस उसका तरीका ये हमने एंड में लास्ट स्टेप में देखा था कि जोड़ते कैसे हैं। बस ओरिजिनल इक्वेशन नीचे लिख लो, मतलब ऊपर लिख लो, और आयनिक इक्वेशन जो बैलेंस्ड है उसको नीचे लिख लो। बस उसमें देखते जाओ कौन सा आयन कितना जोड़ना है। बस आगे तो बाकी पूरा हिसाब किताब है, मैथमेटिकल स्टेप है ये, है ना। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाती है। तो शॉर्ट में हमको ऐसे ये स्टेप्स रट के रखना है ना। फालतू आयंस को इग्नोर करना, यूजफुल आयंस को कंसीडर करना, उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को सेपरेट करके लिखना दो कॉलम में। दोनों साइड इंडिविजुअल बैलेंसिंग करना। इंडिविजुअल बैलेंसिंग दो पैमाने पे होती है, पहले एटम वाइज फिर चार्ज वाइज। इंडिविजुअल बैलेंसिंग हो गई तो बस अब हमको रायता समेटना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करो, है ना, क्योंकि वो भी ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं दिख रहे थे। और इग्नोर्ड आयंस को दोबारा ऐड करो क्योंकि वो आयंस ओरिजिनल इक्वेशन में दिख रही हैं। ठीक है, सिंपल इतनी बातें हैं जो हमको फॉलो करनी होती है। क्या सबको एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। और कोई डाउट नहीं है तो अब अगले सवाल पे आते हैं, है ना। तो आई होप सभी लोग पहली बार में क्वेश्चंस निपटा देंगे। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहीं पे जो आपको बैलेंस करना है। क्वेश्चन है मनोफोर माइनस प्लस बी आर माइनस गिव्स मनो2 प्लस BrO3 माइनस। किसी को भाई मेरी स्पीड फास्ट या स्लो लगे तो बता देना, है ना, क्योंकि जब तक तुम बताओगे नहीं पता नहीं चलेगा। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये होती है कि अपना वर्चुअल इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो मुझे स्टूडेंट का फेस नहीं दिख रहा। तो बिना फेस देखे थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में कि स्टूडेंट को समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली कॉल भी कर सकता है ना, अपन उस हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन सामने लिखी हुई है, इसको बैलेंस करें सभी लोग। और बैलेंस करने के बाद जो कोएफिशिएंट्स आएंगे वो कोएफिशिएंट्स प्राइवेटली रिप्लाई कर देना चैट में।
समझ में आ रहा है क्या कैसे करना है? ये MnO4 माइनस है ना, 4 है ये, 4। बोलो भाई, तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन जाएगा, नहीं बनेगा, कुछ तो बताओ। या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताओ। या किसी का आने वाला है तो वो यही बता दें कि हाँ सर आने वाला है। ठीक है करो। करो करो, आराम से करो। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैं ही बोलना चाहूंगा, बीच में सभी लोग ध्यान दें कि ये जो रिएक्शन आपको दी हुई है, ये आयोनिक इक्वेशन है ना। यहाँ पर जो आयंस रहते हैं सामने, जो कैटायंस है, उनको इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है। तो आपको जो आंसर देना है, जो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, वो भी इसी के फॉर्म में लिखना है ना। तो यहाँ पर ये जो अपनी लास्ट स्टेप अपन ने लिखी थी ना, ये वाली स्टेप 10, वो स्टेप 10 यहाँ पर इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ने ही आपको इक्वेशन आयोनिक फॉर्म में दी है, तो हम भी बस आयोनिक फॉर्म में सामने कोएफिशिएंट्स लगा के छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन पिछले एग्जांपल से जो हमने डिस्कस किया, इससे थोड़ा छोटा है ना। इसमें एंडिंग की एक दो स्टेप भी नहीं लगेगी, और स्टार्टिंग की एक आध स्टेप भी नहीं लगेगी। ठीक है, अब आप लोग ट्राई करो।
हाँ सुमित, तुम्हारी क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। और ये 4 इधर 5 सही तो नहीं यार सुमित, इसलिए क्योंकि जैसे तुम पहले ही रिएजेंट अगर अपन पकड़े ना MnO4 माइनस, तो उसमें तुम्हारा कोएफिशिएंट 5 आ रहा है, मतलब 5 मैंगनीज लेफ्ट साइड में, और MnO2 में राइट साइड में अगर देखोगे तो उसमें 4 ही आ रहे हैं। तो ये तो मैंगनीज ही बैलेंस नहीं है, पहला पहला आइटम भी बैलेंस नहीं है ना, इसका मतलब ये गलत इक्वेशन है। चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो कौन से स्टेप पे गलत हुआ है। चलो भैया, बहुत टाइम लग गया। मैं बता दूं क्या? या और ट्राई करना है? मेरे हिसाब से तो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, तुम लोग अगला क्वेश्चन फिर ट्राई कर लेना, है ना। ये वाला मैं बता देता हूँ। तो आप लोगों ने जितना भी किया है उसको वहीं पर पॉज कर लें और एक बार देखिए ध्यान से। तो देखो, ये इसके क्वेश्चन सिंपल होते हैं बहुत, बैलेंसिंग के, है ना। बस स्टार्टिंग में स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगता है, स्टार्टिंग में बस थोड़ा टफ लगता है, लेकिन एक बार 4-5 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद क्वेश्चंस बहुत सिंपल लगते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से होते हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से होते हैं, तो जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर क्वेश्चन इजीली होने लगेंगे। तो देखो, पहली स्टेप वही है कि अपन को यूजफुल आयन देखना होता है। तो अब यहाँ पर यूजफुल आयन कैसे पता चलता है? कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। हाँ वैष्णव, ये अपन अभी देखना, मैं इसको लिखूंगा तो फिर चेक करना मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखो, +7 मैंगनीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर मैंगनीज का +4। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। +7 से +4 मतलब प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -1, है ना। एक ब्रोमीन पे -1 चार्ज, और यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। ठीक है। तो ये -1 से +5, ये प्रोसेस तो हो गई ऑक्सीडेशन। तो बस रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिए, इनको अब लिख लो। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, ये हो गया रिडक्शन वाला पार्ट। एक सेकेंड। हाँ, तो बस लिखना चालू कर दो यहाँ पे।
तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कौन सा है, Br माइनस से BrO3 माइनस, है ना, मतलब Br माइनस से BrO3 माइनस। हाँ वैष्णवी, तुम्हारी दिखने में सही सी तो लग रही है मेरे को इक्वेशन वैसे, लेकिन एक बार मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, है ना, तो उससे मैच ही हो जाएगी। तो Br माइनस से BrO3 माइनस ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हुआ, सभी लोग ध्यान से देखें, एकदम अपन स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। MnO4 माइनस से MnO2, है ना, ये रिडक्शन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब बस दोनों को इंडिविजुअल बैलेंसिंग करना होता है, एटम वाइज चार्ज वाइज। तो पहले एटम वाइज इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एटम वाइज जब बैलेंसिंग करोगे तो पहले नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करना होता है। तो ब्रोमीन एक नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन एटम है, तो ब्रोमीन एक एक ब्रोमीन लेफ्ट साइड में, एक ब्रोमीन राइट साइड में, ब्रोमीन बैलेंस्ड है। ठीक है, अगली बैलेंसिंग किसकी करनी होती है, ऑक्सीजन की। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको जोड़ने पड़ेंगे 3 वाटर, है ना, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगला आइटम क्या है, हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन टोटल लेफ्ट साइड में, ये ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है ना, Br माइनस है ये, तो 6 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, तो 6H प्लस हमको राइट साइड में ऐड करने पड़ेंगे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। ये रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस हो गया। अब चार्ज वाइज बैलेंस करना है इसको, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अब देखो, टोटल 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में, है ना, टोटल 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका हिसाब किताब कैसा होगा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टोटल कितना आया, +5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चार्ज, टोटल चार्ज है -1 और यहाँ पर टोटल चार्ज है +5। तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उस तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स जोड़ते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में ज्यादा है तो राइट साइड में हम इलेक्ट्रॉन्स जोड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई हमें, कितने इलेक्ट्रॉन्स जोड़ेंगे, अगला सवाल वो है। तो देखो, आपको वैल्यू -1 से +5 तक पहुंचानी है ना। तो बस -1 से +5 कैसे पहुंचेगी, ये -1, ये 0 और ये यहाँ पर आएगा +5, है ना। इसका मतलब हमें टोटल इसको, ये जो पॉइंटर है इसको हमको 6 यूनिट इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना, तब वो वैल्यू -1 से +5 पे पहुंचेगी। ठीक है, इसका मतलब हमको राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 था, यहाँ पर 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था टोटल, और अपन को 1 यूनिट नेगेटिव चाहिए, तो अपन 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, है ना। तो जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, +5 -6, मतलब राइट साइड में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -1, इक्वल टू द चार्ज ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन में राइट साइड में हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए ना, +6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस्ड हो गई है ऑक्सीडेशन वाली। रिडक्शन पे आओ, देखो पहले नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन एटम, मतलब मैंगनीज, दोनों तरफ एक एक मैंगनीज, मैंगनीज बैलेंस है। अगला एटम पकड़ो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4, राइट साइड में 2, इसका मतलब राइट साइड में हमको 2 ऑक्सीजन और ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, है ना। अगला आइटम कौन सा होता है, हाइड्रोजन, तो लेफ्ट साइड में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट साइड में 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब हमें लेफ्ट साइड में 4H+ ऐड करना पड़ेगा, है ना। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सारे एटम बैलेंस हो गए, इक्वेशन एटम वाइज बैलेंस हो गई, है ना। अगला पॉइंट क्या आता है, चार्ज वाइज बैलेंसिंग। टोटल चार्ज कैलकुलेट करो, 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज +4 और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज -1, इनका टोटल चार्ज कुल जमा कितना हो गया, +3। राइट साइड में आओ, 0 0, राइट साइड में टोटल चार्ज कितना है, 0। तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, है ना। कितने ऐड करेंगे, इसका चार्ज हमें 0 के बराबर करना है, तो इसमें 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब हम इसमें कितने, इसमें 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो हम 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज और ऐड कर देते हैं। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में रिडक्शन रिएक्शन के। अब ये जो दोनों इक्वेशन है ये पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। अब इसमें अगला स्टेप क्या रहता है, अगला स्टेप रहता है कि अब हमको दोनों को कंबाइन करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम करके कैंसिल करना पड़ेगा।
तो देखो देख के समझ में आ रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप 6 बना दो, तो 6 बनाने के लिए पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2, है ना? तो पूरी रिएक्शन को 2 से, जस्ट अ मिनट, पूरी रिएक्शन को आप 2 से, इस पूरी रिएक्शन को हम करेंगे 2 से क्या? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 3 से कितने हो जाएंगे? 6। बस अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, है ना? ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन है, इन दोनों को आप कर दो ऐड। ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना? अब देखो मैं फाइनल एडेड रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट एक साइड आ जाते हैं, तो Br माइनस प्लस 3H2O प्लस 4H प्लस MnO4 माइनस, सॉरी एक एक करके ऐड कर देते हैं। Br माइनस प्लस 3H2O, पहले इसको ऐड कर दो। देखो ध्यान दीजिएगा, Br माइनस प्लस 4H2O, ये हम फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं ना, सॉरी 3H2O था यहाँ पे, Br माइनस प्लस 3H2O, तो इसको 3 कर लेते हैं, Br माइनस प्लस 3H2O। और यहाँ के रिएक्टेंट्स देखो, तो ये पूरी रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाइड है ना? तो यहाँ पे 4 कोएफिशिएंट है, ये 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। तो ये सब हो जाएंगे 8H प्लस प्लस 4 MnO4 माइनस, ठीक है? तो 8H प्लस प्लस 4 MnO4 माइनस, राइट? बाकी ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो जब आप ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे इस 6 से, है ना? तो उसको हमने मनी मन में कैंसिल कर दिया। तो रिएक्टेंट्स हमारे सारे खत्म हो गए। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स पे। तो पहले ऑक्सीडेशन वाले प्रोडक्ट्स देखो क्या क्या है। ब्रो3 माइनस प्लस 6H प्लस, तो इसको लिख लो। ब्रो3 माइनस प्लस 6H प्लस, राइट? ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीडेशन वाले रिएक्टेंट्स हो गए। रिडक्शन वाले 2 से मल्टीप्लाई करके बताना है, तो 2MnO2 प्लस 4H2O, 2MnO2 प्लस 4H2O, ठीक है? तो ये अब हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। अब बस इसमें लास्ट जो हमें सेटअप करना होता है वो ये, कि ये बात हमें भली भांति पता है कि किसी भी रिएक्शन में कोई रिएजेंट दोनों साइड में नहीं आता, है ना? दोनों साइड में नहीं आता का क्या मतलब है? कि अगर वाटर लेफ्ट साइड में है तो वो राइट साइड में नहीं आएगा, या फिर राइट साइड में है तो वो लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, ठीक है? एक स्पीशीज को हम पूरी रिएक्शन के दौरान एक ही बार बस लिखते हैं, है ना? ये रूल है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है? क्योंकि सीधी सी बात है कि जो रिएक्टेंट है वो सेम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जनरेट हो सकता ना। प्रोडक्ट में जनरेट होगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे H2 हमने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर फिर H2O नहीं आ सकता। हाँ आदित्य पूछो। सर यहाँ पे 2MnO4 डाई नेगेटिव आना चाहिए ना? हाँ सर, यही बोल रहा था। हाँ ये जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया मैंने, सही कह रहे हो, इसको हम सही कर लेते हैं। ये आएगा अपना 2MnO4 माइनस, है ना? 2MnO4 माइनस, ठीक है, सही बात है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि बस लास्ट इसमें हमको रिएक्शन का रूल पता है कि उसको ऐसे मैथमेटिकली ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक वेरिएबल एक ही बार आता है ना? जैसे कोई इक्वेशन हमने लिखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6x प्लस 5y प्लस 4, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते ना, हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। ये जो 2x है हम उसको यहाँ पे भेजते हैं, तो वो क्या हो जाता है 4x, है ना? 6x माइनस 2x मतलब 4x, और y को ऐसे ही आप कहाँ भेज दोगे? लेफ्ट साइड में, तो ये यहाँ पर हो जाएगा -2y प्लस 4। इस तरह से हम इक्वेशन को लिखते हैं। दूसरे फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना? बट एक वेरिएबल हम एक ही बार लिखते हैं,
इक्वेशन में। तो सेम लॉजिक यहाँ पर एप्लीकेबल है कि एक स्पीशीज पूरी रिएक्शन में एक ही बार आएगा, है ना। तो जब एक ही बार आएगा तो अब देख लो कि कौन कौन सी रिएजेंट्स रिपीट हो रहे हैं, उनका हम हिसाब किताब लगा लेंगे। तो पहले बी आर माइनस चेक किया, बी आर माइनस एक ही बार आ रहा है, तो ये तो सही है, इसका तो ठीक है। H2O एक बार यहाँ पर आ रहा है और एक बार ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये गड़बड़ है, इसको हम सेट करेंगे। H प्लस एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, ये भी गड़बड़ है। बाकी सब स्पीशीज सही है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो बस अब इनको सही कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर भी है, सिंपल मैथ्स है, लेफ्ट साइड में 3, राइट साइड में 4, तो 3 को आप यहाँ भेज दोगे तो ये -3 हो जाएगा, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ। ये 3 तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर ये कोएफिशिएंट हो जाएगा चेंज होके 4 - 3, ठीक है। सिमिलरली 8H प्लस यहाँ पर है और यहाँ पर 6H प्लस है, तो ये 6 यहाँ पर जाएगा, है ना। तो ये 6 यहाँ से हट जाएगा और ये जो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो 8 की जगह हो जाएगा क्या, 8 - 6, है ना। तो फाइनल जो इक्वेशन हमें दिखेगी वो इस तरह से अब होगी। और फाइनल इक्वेशन को अपन दोबारा लिख देते हैं। फाइनल इक्वेशन विल बी Br माइनस प्लस 2H प्लस 2 मोनो4 माइनस गिव्स Bro3 माइनस प्लस 2 मोनो2 प्लस H2O, 2Br माइनस प्लस 6H2O। हाँ वैष्णवी, तुमने भी लिखा तो सही है वैसे, है ना, बस तुमने क्या किया है, तो 6H2, तुम्हारा थोड़ा सा गलत होगा यार वैष्णवी कहीं पे। बाकी लोग सब देख लें, है ना, बाकी सबकी तो गलत है। मैं ये वैष्णवी का एक बार चेक करूंगा, यहाँ पे 2Br माइनस 2Br, ये ब्रोमीन तो सही है। ये 12H प्लस और यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 और 4, 8 और 8 16। ये वैष्णवी यहाँ पे गलत हो गया, जो तुमने इक्वेशन लिखी है ना उसको अगर तुम चेक करोगी तो लेफ्ट साइड में तुमने 6H2O लिखा है, 6H2O में हाइड्रोजन अगर हम काउंट करें तो 12 आएंगे, और राइट साइड में वहीं पे 8 और 8 16 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में 12, राइट साइड में 16 हाइड्रोजन है ना, बैलेंसिंग गलत है इसका मतलब। तो ये अपनी फाइनल बैलेंस इक्वेशन है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना, खुद ही वेरीफाई हो जाता है। देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, वही लेफ्ट और राइट साइड में एटम देख लो, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर, 2H प्लस इधर लेफ्ट साइड में, ये देखो दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहे हैं, 2 मैंगनीज 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन, 3 3 और 4 7 और एक 8 ऑक्सीजन। तो ये देखो एटम वाइज बैलेंस है। चार्ज वाइज देख लो, -1 +2, -1 +2 कितना हुआ, +1, -2 +1 -2 मतलब कितना हुआ, -1, लेफ्ट साइड में टोटल -1, राइट साइड में देखो -1 0 0 मतलब -1। तो ये इक्वेशन चार्ज वाइज भी बैलेंस है, मतलब ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है, ठीक है। क्या सारी स्टेप सबको क्लियर हो गई? क्या अगला क्वेश्चन सभी लोग निपटा देंगे? बोलो भैया। पहली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ये स्टेप इंपॉर्टेंट रहती है थोड़ा। अच्छा बाकी जैसे इसमें एक चीज ध्यान दो, तो सीधी सी बात यह है, मतलब एक एक मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, है ना। ऐसा कि जैसे हमेशा एक एटम का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होगा नॉर्मल रिएक्शंस में, है ना। मतलब ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये डिसप्रपोर्शनेशन या कम प्रपोर्शनेशन के लिए वैलिड नहीं है, ये केवल नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए बैलेंस्ड है।
सॉरी, नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए ये बात वैलिड है ना। बात ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, कि जो नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें हमने ये बात की थी कि एक एटम का ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है तो दूसरे एटम का ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो यहाँ पर मनगनीज का क्या हो गया, रिडक्शन, तो Br का हो गया ऑक्सीडेशन। तो भैया अगर कोई भी नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन है ना, 95% क्वेश्चंस नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन पे ही आते हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि एक स्पीशीज का तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कुछ एक हो रहा होगा, तो दूसरे स्पीशीज का कुछ एक हो रहा होगा, है ना। तो जैसे ये हमको अब हमारे सामने क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में देख के समझ में आ जाता है कि इसमें मनोफोर का कुछ एक चीज हो रही होगी, मनोफोर मनोटू के साथ कुछ एक चीज हो रही होगी, तो बीआर के साथ कोई दूसरी चीज हो रही होगी। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हम ये ना भी आइडेंटिफाई करें, है ना, मतलब हम टाइम कहाँ पे बचा सकते हैं, ध्यान से देखना। हमने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाली, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हमने नहीं निकाली, हमने हमने बस मनोफोर माइनस से मनोटू ये इक्वेशन अलग लिख दी, और Br माइनस से ब्रो3 माइनस ये इक्वेशन हमने अलग लिख दी। ठीक है, क्योंकि अपन को ये तो पता है कि Br माइनस का कनेक्शन इसी से जुड़ेगा और मनोफोर माइनस का इससे जुड़ेगा, है ना। तो ये हमने दो अलग अलग इक्वेशन करके लिख दी, इन दोनों इक्वेशन को हमने एटम वाइज और चार्ज वाइज बैलेंस कर दिया, है ना, और एंड में हमने कंबाइन करके इक्वेशन जोड़ दी। ठीक है, बैलेंस करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करो, है ना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमको इस क्वेश्चन को और जल्दी करना होता, तो देखो मैं और जल्दी करके बताता हूँ। मनोफोर माइनस प्लस Br माइनस गिव्स मनो2 प्लस ब्रो3 माइनस, देख लो इसको। तो क्वेश्चन ये है, जैसे मनोफोर माइनस प्लस Br माइनस गिव्स मनो2 प्लस ब्रो3 माइनस, है ना, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो मेरे को समझ में, तो ये तो देख के समझ में आ गया मुझे कि ये तो इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, तो दोनों को मैंने अलग अलग करके लिखा। ये आ गया मनोफोर माइनस से मनोटू, और Br माइनस से ब्रो3 माइनस, है ना। ये अपन ने अलग अलग करके लिख दिया बिना दिमाग लगाए कि ऑक्सीडेशन कौन सा है और रिडक्शन कौन सा है। बैलेंस करना चालू किया, एक मैंगनीज, यहाँ पर दो ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा है, तो ये दो वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए। 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, 4 H प्लस जोड़ दिया लेफ्ट साइड में। चार्ज देखा 4 प्लस और -1, मतलब यहाँ पर कितना चार्ज है, +3 टोटल, यहाँ पे चार्ज है 0, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, तो ये मैंने जोड़ दिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ पर है एक ब्रोमीन 3 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, तो 3 वाटर यहाँ पे जोड़ दिया, और 6 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो 6H प्लस यहाँ पे जोड़ दिया। चार्ज देखा, यहाँ पर कितना चार्ज है टोटल, -1, यहाँ पे चार्ज देखा -1 +6 मतलब कि +5, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, -1 चार्ज बनाने के लिए +5 से -1 करने के लिए यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। इलेक्ट्रॉन देखा लेफ्ट साइड में 3 है, राइट साइड में 6 है, तो इस इक्वेशन को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो बस इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। बस इन दोनों को अब ऐड करके लिख दो, है ना, ऐड करके लिख दो और बाद में H2 H प्लस वगैरह हटा देना। तो बात समझ में आई सबको? कहाँ पर अपन ने टाइम बचाया, अपन ने दो जगह बचा लिया टाइम। एक तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने में टाइम बचाया थोड़ा, फिर उनको अलग अलग लिखने में कि कौन सी ऑक्सीडेशन है कौन सी रिडक्शन है, वहां पर हमने टाइम बचा लिया थोड़ा। ठीक है, तो सबको ये बात समझ में आ रही है ना? ये अप्रोच भी सबको समझ में आ गया, जो थोड़ा सा शॉर्टकट है कि ऑक्सीडेशन नंबर वाली स्टेप हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों पे, दोनों बातों पे ध्यान दे लेना, है ना। अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, मेरे को आंसर बताना। सर ये सब क्वेश्चन में ही होगा क्या? ये सब क्वेश्चन में ही होगा मतलब, मैं समझा नहीं। सर ये अनम्यूट जो कर। अभी आपने शॉर्टकट बताया ये वाला, हम्म, ये सारे क्वेश्चन के लिए वैलिड है? सारे क्वेश्चन में हाँ चल जाएगा, सारे क्वेश्चन में ही चल जाएगा।
मतलब जहां पे तुमको क्लियरली दिख रहा है ना, जहां पे अपन को क्लियरली दिख रहा है वहां तो क्लियरली चल जाता है। जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है अपन को कि ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, है ना। अभी लेकिन ऐसा दिक्कत हो सकती है ना कि जैसे मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि, रुको मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आ जाते हैं। जैसे जैसे ये MnO4 माइनस ये +7 ये रिड्यूस हो रहा है ना, ये रिड्यूस हो रहा हो और ये ऑक्सीडाइज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जैसे होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन नंबर 2 में ब्रेक होता है ना। तो जैसे, एक मिनट रुको यार, इसको मतलब अपन हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, बस अपन को समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट किस में जा रहा है, मतलब कनेक्शन से ही बनना चाहिए। जैसे Br माइनस का कनेक्शन बनेगा BrO3 माइनस से, है ना। तो ये चीज अपन को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हाँ मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूँ क्वेश्चन को। जैसे इसकी जगह मान लो, हाइपोथेटिकल है ये, है ना, कि मान लो यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बन रहा होता Br2 साथ में, है ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो अब Br2 में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते तो ये आता है इसका 0, क्योंकि ये एलिमेंट है। तो देखो, जो Br माइनस है वो -1 से +5, तो ये वाला रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन है, और -1 से 0 यहाँ भी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन है। तो इसका मतलब अब अपन रिएक्शन कैसी लिखेंगे ऑक्सीडेशन वाली, Br माइनस गिव्स BrO3 माइनस प्लस Br2, है ना। Br माइनस गिव्स BrO3 माइनस, और यहाँ पर आ जाता साथ में प्लस में क्या, Br2 भी आता। ये पूरी एक रिएक्शन बनती, है ना, जिसमें ये तीनों स्पीशीज होते। तो बेसिकली अपन को कनेक्शंस पता होना चाहिए कि किस रिएजेंट से, किस रिएक्टेंट से किन किन प्रोडक्ट्स का कनेक्शन एक ही रिएक्शन में आएगा। ठीक है आदित्य, ज्यादातर क्वेश्चंस में वो देख के समझ में आ जाता है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि हमको थोड़ा सा दिक्कत हो कनेक्शन बनाने में। तो जहां भी आपको ऐसा लगे कि आपको कंफ्यूजन की गुंजाइश हो रही है, वहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, है ना। वो तो अपन कर ही ओके सकते सर, हैं समझ हमेशा। गया, थैंक यू सर। बाकी फिर आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उसमें बता दूंगा, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। बाकी अच्छा डाउट था, है ना। अपन अपना ओरिजिनल क्वेश्चन सही से लिख लेते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग 5 मिनट में इस सवाल को निपटा देंगे, है ना। क्वेश्चन है Cr क्रोमियम Cr2O7 2 माइनस प्लस So3 2 माइनस गिव्स Cr+3 प्लस So4 2 माइनस। निपटाओ इसको जल्दी। क्वेश्चन भैया बैलेंस करना है इसको, है ना, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। अभी जैसे यहाँ पर भी वही बात है कि देख के समझ में आ रहा है कि ये Cr2O7 2 माइनस से Cr+3 बनेगा, ये इससे ये बनेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट 2 कॉलम बनाओ और चालू हो जाओ।
हो रहा है क्या? तो ऐसा करो, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर लेना अब, है ना? तो देखो, इसका इसका आंसर खुद ही निकाल लेना, है ना? फिर खुद ही चेक भी कर लेना, वेरीफाई करने मैंने बता दिया कैसे अपन वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस रिएक्शन में मैंने बताया था कि आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि आपने जो इक्वेशन बैलेंस की है वो सही बैलेंस की है कि नहीं। तो इसकी खुद बैलेंस करने के बाद खुद ही वेरिफिकेशन कर लेना, और उसके बाद अगर किसी को डाउट लग रहा है किसी स्टेप में तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, तो अपन मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना? तो बाय बाय टिल देन।